नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग में 79,000 करोड़ से ज्यादा परिव्यय वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इन परियोजनाओं में 63,000 गांवों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण किया और 25 नए स्कूलों का शिलान्यास किया। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत कुल 1350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों के लिए महात्मा गांधी के विचार हमारे लिए पूंजी हैं। सरकार गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर आदिवासी समाज का उत्थान कर रही है। हजारीबाग के गांधी मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठजोड़ को राज्य की संस्कृति और अस्मिता के खिलाफ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में हुई लूट की पाई पाई का हिसाब होगा। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री ने जनता को दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि मौजूदा राज्य सरकार जानबूझकर सिर्फ वोट बैंक के लिए राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संथाल परगना में बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का मकसद सिर्फ सत्ता पाने का नहीं है, बल्कि राज्य की अस्मिता को बचाने और रोटी बेटी माटी को बचाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली में महात्मा गांधी को उनकी समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। इसमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएं, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर सीवेज प्लांट बनाए जाएं। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी का नाम पर राजनीति करने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग उनके प्रिय काम को ही भूल गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में स्वच्छता की अलख देखने को मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक कदम स्वच्छता की ओर अभियान के तहत संसद भवन में श्रमदान किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। नड्डा ने स्वच्छता अभियान के जन आंदोलन बन जाने पर खुशी जताई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत श्रमदान किया।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी दिल्ली के पृथ्वी भवन में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर पौधरोपण किया और स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी स्वच्छ भारत मुहिम में शामिल हुए। उन्होंने कृषि भवन नई दिल्ली में श्रमदान किया। उनके साथ पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शरीक रहे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में स्वच्छता अभियान में हाथ बंटाया। उन्होंने सिकंदराबाद में स्वच्छता मुहिम में श्रमदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में छात्रों से मिलकर उन्हें संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में गांधीवादी दर्शन अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। गांधी जयंती के मौके पर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पृथ्वी भवन में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित भी किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आगरा में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के पोरबंदर शहर के चौपाटी बीच से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे को खत्म करना है। गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता में लोगों को महालया की शुभकामनाएं उन्होंने दी। दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया के अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने बलात्कार और हत्या की शिकार प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय मिलने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुवाहाटी के गांधी मंडप में सांसद बिजुली कलिता मेधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक निजी समाचार एजेंसी को साक्षात्कार में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है और भाजपा इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों से संबंधित देश में फैलाए जा रहे कांग्रेस के झूठ को भी बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा और ये रकम पूरी तरह से आयकर से मुक्त होगी। गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में कई जगहों पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। गांधी जयंती के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक सेवानिवृत्त ने राज्य के स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में दिए गए। गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता संदेश के साथ एक बेहद सुंदर रेत आकृति बनाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बृहस्पतिवार शाम को थम जाएगा। उससे पहले सभी पार्टियों ने जमकर प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मजबूत इरादे के साथ चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने के इरादे से पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उत्साह के साथ शामिल हुए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो काम पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज़माने में हुए वो लोग अब भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और भाजपा के लोग जो वादे करते हैं उन्हें कभी पूरा नहीं करते। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इस इलाके को हमेशा से पिछड़ा बनाकर रखा। भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन वो हर बार निम्न स्तर का राजनीतिक विमर्श लेकर आते हैं। चुनावी प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेता दमखम लगा रहे हैं, लेकिन इनकी जीत की राह में खुद कांग्रेस नेता ही रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे नेताओं की लंबी लिस्ट है। राहुल गांधी भले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच मनमुटाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात सुलझे हुए नहीं दिख रहे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राज्य में अति आत्मविश्वास का शिकार है। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश जैसा होगा और वो सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने में लगे हैं, लेकिन राज्य के युवा उनके झांसे में नहीं आ रहे। लेकिन जनता क्या फैसला करती है, ये 8 तारीख को ही तय होगा। विदेश मंत्रालय ने ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि हाल ही में क्षेत्र में बढ़ी टेंशन और सुरक्षा स्थिति पर हम बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। ईरान में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वो सतर्क रहें और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। संत ईश्वर सम्मान समारोह 2024 दिल्ली में भारत मंडपम सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश भर में सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया जाता है। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पहले पद्म सम्मान सिर्फ फेमस लोगों को दिए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार में पद्म पुरस्कार ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना करने की बात कह रहे हैं। मुंबई और बेंगलुरु में इंडी गठबंधन की बैठक में जब जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के दबाव के कारण चुप थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए कीमत की 560 किलो से ज्यादा की कोकीन जब्त की गई है। ये राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी है। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली से छापेमारी के बाद इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस गिरोह को मध्य पूर्व के किसी देश से संचालित किया जा रहा था और आगे की जांच में और खुलासे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ राहत में लगे हेलीकॉप्टर की एहतियाती लैंडिंग करानी पड़ी है। औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में तकनीकी खराबी के कारण ये लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर टेक ऑफ हुआ था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। भारतीय वायुसेना के एक्स पोस्ट के अनुसार सभी चालक दल सुरक्षित हैं और संपत्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी से दुनिया भर के देश प्रेरणा ले रहे हैं, तो वहीं यूनिसेफ भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को अतुलनीय करार दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान इस सदी का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का जनाभियान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय दूतावास के अधिकारियों, कर्मियों और भारतीय समुदाय के अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज यथावत रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर चल रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने कंपनी के लिए 10 वर्ष की दीर्घावधिक परिपक्वता के विदेशी मुद्रा में अंकित परिवर्तनीय बॉन्ड जारी कर एक वैकल्पिक निवेशक कोष कंपनी से $35 करोड़ की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है। नई समिति अब 7 से 9 अक्टूबर तक होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में निर्णय लेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के ब्याज दर में और कटौती करने के संकेत से दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में आई तेजी के दबाव में अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 4 पैसे टूटकर 83.83 रुपये प्रति डॉलर रह गया। ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और सितंबर में ये गिरकर 27% हो गया है। सरकारी पोर्टल वाहन से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा पिछले महीने 24,665 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री की गई है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की ओर से फ्यूचर्स और ऑप्शन F&O ट्रेडिंग के नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब इस सेगमेंट में कारोबार करने के लिए ट्रेडर्स को पहले के मुकाबले अधिक पैसे खर्च करने होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण भारत देश के विकास में अब एक सक्रिय भागीदार की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY से वित्तीय सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कॉमर्शियल फ्लाइट अगले साल 17 अप्रैल को उड़ान भर सकती है। ये डेडलाइन नियाल के CEO अरुण वीर सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान तय की गई। ईरान के इजराइल पर किए मिसाइल हमलों के बाद अब दुनिया की नजरें इजराइल पर हैं कि वो इसका जवाब कैसे और कब देता है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में शुरू किए गए सीमित और स्थानीय जमीनी अभियान में अपनी नियमित पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों को उतार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरान की सैन्य कार्रवाई समाप्त हो गई है। इजराइल के जमीनी ऑपरेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से सीमा पर सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना बताया जा रहा है। इजराइल ने जमीनी हमले के बाद लेबनान के अंदर मारे गए पहले सैनिक की मौत की पुष्टि की है। IDF ने दक्षिणी लेबनान के करीब 25 और गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को भी कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का आदेश दिया था। इजराइल ने ईरान को माकूल जवाब देने का संकल्प दोहराया है, तो वहीं ईरान ने भी गंभीर प्रतिक्रिया देने की प्रतिबद्धता जताई है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी शहर मारून अल रास में इजरायली सैनिकों के साथ नई झड़पों की बात कही है। ये शहर इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। लेबनानी सेना ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प की पुष्टि की है। लेबनानी सेना ने कहा है कि IDF ने ब्लू लाइन का उल्लंघन करते हुए 400 मीटर तक वो अंदर घुसा। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव और इजरायली सेना की ओर से जारी निकासी आदेशों के कारण 2 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग सीरिया गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल से लेबनान में युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की है। हालांकि इजराइल ने एंटोनियो गुटरेस के अपने देश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति पर कई अरब देशों
के नेताओं से मुलाकात की है। रूस ने सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। जर्मनी ने इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के मद्देनजर ईरान को तलब कर जवाब मांगा है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक येओल ने बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सैन्य विमान तैनात करने का आदेश दिया। डेनमार्क की पुलिस ने कोपेनहेगन में इजराइल के दूतावास के पास हुए 2 विस्फोटों की जांच के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। फलस्तीन में मध्य गाजा पट्टी में अल-बुरीज शरणार्थी शिविर पर इजरायली गोलाबारी में मंगलवार को 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की माताजी को पत्र लिखकर उनके लिए अपने हाथ का बना चूरमा भेजने पर आभार जताया। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की माताजी श्रीमती सरोज देवी को पत्र में लिखा कि आपके अपार प्यार, स्नेह और अपनेपन ने मुझे मेरी मां की याद दिला दी। उन्होंने लिखा कि नवरात्रि से पूर्व ये चूरमा मेरे उपवास के पहले मेरा मुख्य अन्न बन गया है। भारतीय खो खो महासंघ अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करेगा। विश्व कप से पहले खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खो खो महासंघ 10 शहरों के 200 एलीट स्कूलों में खेल को ले जाने की योजना बना रहा है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। मुकाबला दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं। दूसरे ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला मैच गुरुवार को बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा। आईसीसी ने इस बार महिला T20 वर्ल्ड कप में पुरुषों के बराबर इनामी राशि रखने का फैसला किया है। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की भारत की द्विपक्षीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मान की अनुभूति हुई। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। बाबर ने कहा कि कप्तानी का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम सऊदी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। टीम सऊदी ने 2008 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 102 टेस्ट की 193 पारियों में 382 विकेट चटकाए हैं। रियल मैड्रिड के गोलकीपर थिबो कोर्तुआ पर उनके प्रशंसकों द्वारा वस्तुएं फेंके जाने पर मैड्रिड के कोच शिमोन ने अपना विरोध जताया है। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होगी। भोजपुरी सुपरस्टार यश कुमार की फिल्म हाथी मेरे साथी सिनेमाघरों में 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के दूसरे सीजन का पहला एपिसोड 5 अक्टूबर को रिलीज होगा। ट्रॉबल मूवी की रिलीजिंग 3 अक्टूबर को होगी। फिल्म झूठे आरोपों में फंसे एक व्यक्ति की कहानी पर आधारित है। द प्लेटफॉर्म का सीजन 2 शुक्रवार 4 अक्टूबर को रिलीज होगा। यह डार्क फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 कमाई के ट्रैक पर वापस आई है। यह फिल्म 700 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बस थोड़ा सा दूर है। बिन्नी एंड फैमिली फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। दर्शकों की सराहना के कारण शो काउंट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।